नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो लैब असिस्टेंट के लिए तैयार किया था अपने डाटा, उसके अंदर सेकंड क्लास है। आज हम पढ़ेंगे जो आपके ऊष्मागतिकी प्रक्रम होते हैं उनके बारे में। लास्ट क्लास जो है उसके अंदर अपने पढ़ा था ऊष्मागतिकी का पहला नियम, शून्यांकी नियम, ये पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी प्रक्रम। क्या पढ़ेंगे? ऊष्मागतिकी प्रक्रम, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। अब ऊष्मागतिकी प्रक्रम जो है इसके अंदर क्या होता है भाई कि आपके कोई भी पदार्थ है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो उसके जो जितने भी ऊष्मागतिकी चर है, पी है, वी है, टी है, यू है, एन है, नंबर ऑफ मोल्स है, इनमें क्या बदलाव होता है, क्या चेंजेस होता है, इनके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब बात करें अपने ऊष्मागतिकी चर की, ऊष्मागतिकी प्रक्रम की। तो ये प्रक्रम कौन कौन से होते हैं? पहला जो प्रक्रम होता है आपके वो होता है समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम या जिसको बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है वो समतापीय प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो समतापीय प्रक्रम कौन सा होता है? जिसमें निकाय जो है, जो सिस्टम है आपका, निकाय किसको बोल रहे हो आप? सिस्टम को बोल रहे हो। तो जो सिस्टम है उसका ताप क्या रहता है? ताप यानी जो आपका टेम्परेचर है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो पदार्थ है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, लेकिन उसका ताप जो है वो क्या रहेगा? नियत रहेगा। सर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है ना। एग्जाम्पल, आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का पिघलना, बर्फ जिस टाइम पिघल रही है उस टाइम उस बर्फ का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहां से पानी जो बनेगा उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री का पानी होगा। बर्फ पिघलते किस में कन्वर्ट होगी? 0 डिग्री के पानी में कन्वर्ट होगी। सीधा ही उसका जो है क्या नहीं होता? टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। और समतापीय प्रक्रम के लिए कंडीशन याद रखनी है कि इसका निकाय का ताप जो है प्रारंभ में और अंत में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। दूसरी बात, इसके अंदर ताप नियत रहता है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी अवस्था समीकरण अपने को याद रखनी। अवस्था समीकरण क्या याद रखनी है? अवस्था समीकरण। अवस्था समीकरण होती है इसकी PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, या P1V1 इक्वल P2V2, P1V1 इक्वल P2V2, या इसी को आप थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके क्या लिख सकते हो दोस्तों? इसको लिख सकते हो P1/P2 इक्वल्स टू V2/V1। ये कंडीशन भी इसके अंदर होती है। ठीक है, अगर इसका अपनी ग्राफ प्लॉट करें, समतापीय प्रक्रम का क्या प्लॉट करें? समतापीय प्रक्रम के लिए ग्राफ प्लॉट किया जाए तो आपका जो ग्राफ बनेगा, एक मिनट, आपका जो यहाँ ग्राफ बनेगा हाँ जी, देखिए, बात करें हम किसकी? ग्राफ की। किस में खींचना है सर? P और V में खींचना है। किसमें खींचना है? आपका P में और V में खींचना है। इसका ग्राफ जो आएगा यहां से देखोगे तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V बनेगा। क्यों? क्योंकि PV इक्वल क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। P इक्वल या प्रोपोर्शनल T लेके आओगे तो ये V कहाँ जाएगा? 1/V जाएगा। तो P प्रोपोर्शनल 1/V, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। बात सीधी सीधी। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। बात कन्फर्म।
इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक, ये ग्राफ भी आपने याद रखना है। और इसका ढाल जो है, इस ग्राफ का ढाल, ढाल बोले तो स्लोप, ढाल बोले तो स्लोप, इसका जो स्लोप है वो किसको डिनोट करता है, इसका जो ढाल है वो किसको डिनोट करता है, डीपी बाय डीवी को। ढाल जो है एम जो है वो डीपी बाय डीवी को डिनोट करता है। ठीक है, बात याद रख लोगे ना। क्लियर है। आगे समतापी प्रक्रम जो है आपका, ये आपका कंप्लीट है। या एक चीज और याद रखें, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य, क्योंकि आगे इंजन पढ़ेंगे उसमें ये काम आएगा। समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य, किया गया कार्य जो है, इसका जो इक्वेशन आता है आपके पास में वो देखो क्या आता है। W इक्वल्स टू 2.303 nRT log 10⁻², V2 बाय V1, ये कुछ है V2 बाय V1। V2 बाय V1, ठीक है, ये आपके किया गया कार्य आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलो नेक्स्ट की अगर अपनी बात करें तो नेक्स्ट आपके पास में आएगी दूसरा जो प्रक्रम, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, खासा इंपॉर्टेंट है ये प्रक्रम, जिसको बोलते हैं रुदोषम प्रक्रम। क्या बोलते हैं, रुदोषम प्रक्रम। इंग्लिश में बोलेंगे इसको एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपके पास में जो निकाय और परिवेश जो है, आपका जो निकाय है और आपका जो परिवेश है, यानी निकाय बोले तो सिस्टम बोलते हो भैया, परिवेश यानी आपका सराउंडिंग्स जो है, सराउंडिंग्स जो है, इन दोनों में हीट और मटेरियल दोनों का ट्रांसफर नहीं होता। इनमें क्या नहीं होती, हीट एक्सचेंज नहीं होती, हीट एक्सचेंज इनमें नहीं होती। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रुदोषम प्रक्रम कहेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, यानी इसमें डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या रहेगी भैया, 0 रहेगी। और ये किस नियम का पालन करता है, ये पाइसन के नियम का पालन करता है। यह पाइसन नियम का पालन करता है। ठीक है, क्लियर है। इसकी अगर अवस्था समीकरण की बात करें, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा इसकी अवस्था समीकरण, अवस्था समीकरण। अगर इसकी अवस्था समीकरण की बात करें तो इसकी अवस्था समीकरण होती है पीवी की पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। क्या, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, या इसी का दूसरा रूप होता है, वो होता है टी वी की पावर गामा -1 इक्वल कांस्टेंट। ठीक है, और तीसरा जो रूप होता है वो होता है पी की पावर 1 माइनस गामा और टी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक सी बनती है तीनों। ठीक है, हाँ, इनको वो भी लिख सकते हो P1 V1 P2 V2, है ना, P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अगर यहाँ ग्राफ की बात करें, इस एक ही पेज पे कर देता हूँ सारा कुछ। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा P और V में, और ये एकदम से डाउन जाएगा। पीछे वाला जो ग्राफ था वो एकदम से नहीं जाता। इसमें एक मिनट रुको, इसको मैं वापस बनाता हूँ। यहाँ का जो ग्राफ है वो देखो ध्यान से, ये ग्राफ तो कुछ इस तरह से, सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, एकदम से ऐसे ऐसे करके ऐसे जाएगा। लेकिन वो जो ग्राफ है ना आपका, ये ऐसे नहीं जाके ऐसे ऐसे धीरे 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 ऐसे चलता है। तो ये आपका क्या है, रुदोषम प्रक्रम का ग्राफ है।
क्लियर। रुद्धोष्म प्रक्रम में आपके हीट एक्सचेंज नहीं होती मेरे भाई। पीवी की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा -1 इक्वल कांस्टेंट, पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये तीनों इक्वेशन आपकी जो है वो एडियाबेटिक यानी रुद्धोष्म प्रक्रम की होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एडियाबेटिक प्रोसेस में किया गया जो वर्क डन है, किया गया कार्य, इस प्रोसेस में किया गया कार्य अगर आपसे पूछे किया गया कार्य यानी कि वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसका जो फॉर्मूला आता है W इक्वल्स टू, वो आपके पास में मिलता है, क्या मिलता है आपके पास में एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन जो है ये आपसे पूछी जाती है, तो ये आता है NR डिवाइडेड बाय गामा -1 और इंटू T1 माइनस T2, ये जो है ये आपका वर्क डन आता है। ये क्या आता है आपका वर्क डन। क्लियर है, ये आपका वर्क डन आता है। और एक चीज़ और याद रखें, इसके अंदर जो डेल्टा W है वो -du के इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हीट तो ट्रांसफर होता नहीं है, तो dW इक्वल्स टू अपना फर्स्ट लॉ क्या कहता है, dW इक्वल्स टू du प्लस में dW होता है। ऐसा कुछ ही होता है भाई मेरे, नहीं ऐसा ही होता है ना, थोड़ा इधर करके लिख देते हैं, उधर पूरा नहीं आ रहा तो चलो। आपके पास में होता है dQ इक्वल्स टू du प्लस में dW। अब आपने बोला भैया कि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हीट तो एक्सचेंज होगी नहीं, तो dQ तो हो गया 0, इक्वल क्या हो गया du प्लस में dW। तो dW du इसको इधर फेंक दो, तो du किसका माइनस का इक्वल dW। तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है। क्लियर है, बात समझ गए होंगे। और तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है आपके पास में कौन सा, तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है आपके समदाबी। कौन सा होता है? समदाबी प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम, समदाबी यानी आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें दाब नियत रहता है। दाब यानी प्रेशर, दाब क्या रहता है? नियत रहता है। दाब क्या रहता है? नियत रहता है। क्लियर है, दाब क्या रहेगा मेरे मित्र? नियत रहेगा। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें इस समदाबी प्रक्रम के अंदर, तो V जो है वो प्रोपोर्शनल होता है T के, ऐसा कुछ। और इसकी अवस्था समीकरण की बात करूं मैं, अवस्था समीकरण किसकी बात करें? अवस्था समीकरण किसकी बात करनी है? अवस्था समीकरण की। अवस्था समीकरण, तो अवस्था समीकरण जो होती है इसकी, वो आती है V/T इक्वल कांस्टेंट। ये इसकी अवस्था समीकरण है, ये इसकी अवस्था समीकरण है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य, किया गया तो ये आएगा W इक्वल P/V2 माइनस V, W इक्वल P/V2 माइनस। ठीक है, बात समझ गए? ओके। अब बच गया एक प्रोसेस, जो डाटा लिख रहा हूँ उतना उतना याद करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है, उतना ही पढ़ लेना बहुत है आपके लिए। अब देखो, सम आयतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस,
ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन क्या रहता है, समान रहता है, यानी कि जो वॉल्यूम है आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और इसकी अवस्था समीकरण की बात करें, अवस्था समीकरण की मैं अगर बात करूं तो P प्रोपोर्शनल टू T होता है, यानी P बाई T P बाई T इक्वल कांस्टेंट। इसको मिटा देते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, और इसमें किया गया जो कार्य है वो जीरो होता है, किया गया कार्य जो होता है W वो जीरो होता है, याद रखें इस बात को। अगर किया गया कार्य जीरो होता है तो डी क्यू इक्वल डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और यहाँ से आपने बोला डी यू तो डी डब्ल्यू तो जीरो, तो डी क्यू किसके इक्वल डी यू, यानी सम आयतनिक प्रक्रम में जितनी ऊष्मा दी जा रही है वो सारी की सारी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ही करती है। क्लियर है ना, बात समझ गए ना। तो ये आपके अलग अलग क्या हो गए, प्रक्रम हो गए। कौन कौन सा थोड़ा सा वापस चलते हैं। एक प्रक्रम था आपके सम तापीय प्रक्रम, जिसमें ताप नियत रहता है, अवस्था समीकरण पी वी इक्वल कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, इसकी जो वर्क डन है वो 2.303 NRT log 10 V2 बाई V1 होता है। दूसरा प्रक्रम जो है रुद्धोष्म प्रक्रम है, डियाबेटिक प्रोसेस था, जिसमें आपकी अवस्था समीकरण P V की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट या T V की पावर गामा -1 या P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट था। इसमें किया गया कार्य जो है वर्क डन जो है वो आपके पास में कितना आता है, वो आता है आपके पास में NR अपॉन गामा -1 और T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। तीसरा जो प्रक्रम आता है आपके पास में वो समदाबी प्रक्रम आता है, आइसोबेरिक आता है, जिसमें दाब नियत रहता है, अवस्था समीकरण V बाई टी इक्वल कॉन्स्टेंट होता है, किया गया कार्य P V2 माइनस V1 आता है। समायतनिक प्रक्रम जो है उसमें वॉल्यूम आयतन जो है वो नियत रहता है, अवस्था समीकरण P बटा टी बराबर कांस्टेंट होता है, किया गया कार्य जीरो होता है, dq जो है वो du के बराबर, यानी जितना किया गया कार्य है वो जीरो होगा और जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो दी गई ऊष्मा के बराबर होगा। ठीक है, बात को समझ गए होंगे। आगे हम चर्चा करें, आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो अब बात करें अपने ऊष्मा इंजन पर। यह टॉपिक आपके लगा हुआ है, जिस टॉपिक के ऊपर अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, कौन सा है, ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन यानी हीट इंजन। ठीक है, अब हीट इंजन क्या है, हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन ऐसा एक मशीन है, एक ऐसी युक्ति है जो कि क्या करता है, चक्रीय प्रक्रम द्वारा ऊष्मा को, हीट जो है यानी ऊष्मा जो है उसको लगातार किस में परिवर्तित करता रहता है, उसको लगातार कार्य में, यानी कि जो आपका वर्क है उसमें कन्वर्ट करता है। यानी हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए जिस मशीन का यूज करते हैं ना, उसको हम ऊष्मा इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्मा इंजन। अब ऊष्मा इंजन जो है उसके भागों की बात करते हैं। हीट इंजन जो है वो ऊष्मा को किस में बदलता है, वर्क में। अब हीट इंजन के पार्ट की बात करें, पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। ठीक है, इसकी हम बात करें, इसमें पहला जो आता है वो आता है स्रोत। कौन आता है, स्रोत, जिसको बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। दूसरा जो आता है आपके पास में वो आता है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ, जिसको क्या बोलते हैं, वर्किंग मटेरियल। वर्किंग मटेरियल, ठीक है। और तीसरा जो आता है वो आता है सिंक।
और चौथा जो आता है वो आता है आपके पास में क्या क्या आता है चौथा, कितने पार्ट होते हैं? मेनली ऊष्मा इंजन के ये 3 ही पार्ट होते हैं, लेकिन एक जो और कई बार लिख दिया जाता है वो होता है स्टैंड। क्या होता है? स्टैंड। इंग्लिश में भी स्टैंड ही बोलेंगे इसको। ये पार्ट होते हैं ऊष्मा इंजन के। अब इसकी स्ट्रक्चर बेसिकली जो बनाई जाती है वो ऐसी होती है, आपके पास में कोई एक सोर्स होगा, स्रोत होगा, सोर्स, स्रोत, उच्च ऊर्जा का स्रोत होता है ये, यानी इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो इन्फिनाइट होती है, हीट कैपेसिटी इन्फिनाइट होती है, और इसका टेम्परेचर होता है T1। फिर इससे हीट ली जाती है, Q1 हीट ली जाती है, और किसको मिलती है? ये वर्किंग मटेरियल को, वर्किंग मटेरियल। ये हीट जो है वो किसको मिलती है? वर्किंग मटेरियल। ये हीट जो मिलती है वो मिलती है वर्किंग मटेरियल को, ठीक है। और ये वर्किंग मटेरियल जो है ये कुछ हीट जो है वो एक्स्ट्रा हीट है उसको ट्रांसफर कर देता है सिंक को। किसको कर देता है? सिंक को। मेनली ये 3 ही काम करते हैं। इसको दे देता है सिंक को। जो आपका कार्नो इंजन है ना उसमें स्टैंड आता है, आपके हीट इंजन में स्टैंड की कोई इसमें नीड नहीं है। ओके, चलो। हुआ क्या? सोर्स जो है इसका टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है, और एक कंडीशन याद रखें, T1 ग्रेटर T2 होता है, ठीक है, इंजन के लिए। फॉर इंजन, चाहे वो ऊष्मा इंजन हो, नॉर्मल हीट इंजन हो, चाहे वो आपका कार्नो इंजन हो। अब इस इंजन के अंदर हम बात करें तो सोर्स से हीट ली जा रही है Q1 हीट, फिर ये वर्किंग मटेरियल को मिलती है, एक्स्ट्रा हीट Q2 है वो सिंक को मिल जाती है। वो किसको मिल जाती है? सिंक को, ठीक है। ये इतनी सी बात याद रखें। प्लस में आपने हीट इंजन की कैपेसिटी याद रखनी है। हीट इंजन की क्या याद रखनी है? कैपेसिटी। क्या याद रखना है भाई? कैपेसिटी ऑफ हीट इंजन। क्या याद रखना है? कैपेसिटी ऑफ हीट इंजन। कैपेसिटी ऑफ हीट इंजन देखो, कैपेसिटी ऑफ हीट इंजन। देखो, कैपेसिटी जो होती है इंजन की वो होती है नीटा। किससे डिनोट करते हैं भाई? नीटा से। फॉर्मूला होता है वर्क डन, वर्क डन डिवाइडेड बाय गिवन हीट, गिवन हीट, यानी कि किया गया कार्य, किया गया कार्य डिवाइडेड बाय दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा, ठीक है। वर्क डन डिवाइडेड बाय गिवन हीट। उसके बाद में हम बात करें तो नीटा का और फॉर्मूला ये भी हो सकता है, हीट जो है वर्क डन जो है वो Q1 माइनस Q2 है, क्योंकि उसने हीट ली कितनी थी? आपके पास में यही था सोर्स, सोर्स के बाद में यहाँ वर्किंग मटेरियल था, वर्किंग मटेरियल के बाद में यह सिंक था। इससे हीट कितनी ले रहे थे? Q1, कितनी भेज दी? Q2। कितना वर्क डन में बदला? Q1 लिया, Q2 उधर भेज दिया, बच गई जो आपकी वही तो वर्क डन था। तो Q1 अपॉन Q2 अपॉन में Q1, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये याद रखें, या इसी को ही लिख सकते हैं आप 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या है? वो आपके एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी बोल सकते हो, कैपेसिटी बोल सकते हो, एफिशिएंसी बोलते हैं वैसे इसको, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। कैपेसिटी बोल सकते हो, या इसको बोलते हैं दक्षता, हिंदी में बोलते हैं दक्षता। ये है ही, ठीक है। और n जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम अगर पूछे तो कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। कितनी हो सकती है? 1। बट प्रैक्टिकली रियल लाइफ के अंदर ये n की वैल्यू
लेस देन 1 ही होती है। क्या होती है? नीटा जो है, n नहीं है ये, नीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है। ईटा भी बोलते हैं कि इसको, मैं नीटा बोलता हूँ, ठीक है ना। ये चीज आपने याद रखनी। आगे आपके आता है कौन सा? कार्नो इंजन। कार्नो इंजन, कौन सा इंजन? कार्नो इंजन। कार्नो इंजन, कार्नोट्स इंजन, ठीक है। तो कार्नोट इंजन जो है, इसकी अगर हम बात करें तो 1824 के अंदर एक आता है सादी कार्नो। साइंटिस्ट का नाम है सादी कार्नो। ये भी नाम याद रखना है, किसने बनाया था? सादी कार्नो ने बनाया था, ठीक है। और ये एक ऐसा इंजन की कल्पना की गई थी जो कंप्लीटली जो हीट है उसको कन्वर्ट करती है वर्क में, यानी कि पूर्णतः ऊष्मा जो थी उसको कार्य में बदल देती है, ठीक है। समझे क्या? बिल्कुल। ओके, आगे बात करें तो कार्नोट इंजन के भागों की बात करते हैं। कार्नो इंजन के भाग, इंजन के भाग देखो, थ्योरी से अच्छा मेरे को ये लग रहा है कि अपने क्वेश्चन सॉल्व करें। तो हो सकता है ये क्लास कंप्लीट आज वाली हो रही है, इसके बाद में जितनी क्लास आएगी वो आपको एज ए MCQ ही मिले, ऐसा भी हो सकता है। बाकी आपकी कमेंट पे डिपेंड करेगा। आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको MCQ चाहिए या आपको कंप्लीट क्लास चाहिए, ठीक है। तो इसके भागों की बात करें तो इसके भागों में सबसे पहला जो भाग आता है, दूसरा जो भाग आता है, तीसरा जो भाग आता है, चौथा जो भाग आता है, उनके नाम कुछ इस तरह हैं। पहला होता है वही स्रोत जिसको सोर्स बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। दूसरा जो है वो है कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ जिसको बोलते हैं वर्किंग मटेरियल, वर्किंग मटेरियल। तीसरा जो है वो होता है आपका स्टैंड, कौन होता है? स्टैंड। और लास्ट जो होता है वो होता है सिंक, 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 ठीक है। बात को समझ गए? अब इनके अंदर भी, इनका भी थोड़ा थोड़ा जो एक एक दो दो लाइनें जो है वो याद रखनी है। इनके बारे में भी क्या याद रखनी है? देखो, पहले सोर्स की बात करते हैं। सोर्स जो है, सबसे पहले बात करेंगे किसकी? सोर्स की। सोर्स की बात करेंगे भाई। सोर्स जो है, स्रोत जो है, ये T1 टेम्परेचर है इसका, और ये जो है हाई हीट कैपेसिटी वाला होता है, हाई हीट कैपेसिटी। दूसरा जो पार्ट था वो था आपके पास में वर्किंग मटेरियल। वर्किंग मटेरियल कार्यकारी पदार्थ के रूप में यहां पर आइडियल गैस ली जाती है, आइडियल गैस, आदर्श गैस, आदर्श गैस। उसके बाद में 3 नंबर जो आता है वो है स्टैंड, स्टैंड। और स्टैंड जो है वो पूर्णतः कंप्लीटली इंसुलेटर, कुचालक है। कैसा है? कुचालक। फोर्थ जो आएगा आपके पास में वो आएगा सिंक। क्या आएगा? सिंक, सिंक। इसकी टेम्परेचर T2 और ये भी हाई हीट कैपेसिटी का है, हाई हीट कैपेसिटी का है, ठीक है। बात समझ गए क्या? अब इसके अंदर 4 प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस होते हैं? इसकी वर्किंग
प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस। कारनोट इंजन की वर्किंग प्रोसेस में 4 स्टेप होते हैं। पहले तो मैं बताता हूँ आपको। एक तो आपने बनाया इस तरह से, इस तरह से करके, ठीक है। एक आपने बनाया वर्किंग मटेरियल, इसमें आई
हाँ जी, वर्किंग प्रोसेस की बात कर रहे थे अपने। वर्किंग प्रोसेस की बात, ये नीचे भी डबल कोटेड नहीं रहेगा, नीचे भी ये सिंगल कोटेड होगा। यानी ये सुचालक है, साइड साइड वाली कुचालक है, ऊपर वाला ये भी कुचालक। ठीक है, इसको रख दिया इसके ऊपर और फिर इसको दबाया जाएगा। इसका ताप और इसका ताप क्या होगा, सेम। तो कौन सा प्रोसेस होगा, सबसे पहले जो वर्किंग प्रोसेस होगा उसमें समतापी प्रक्रम होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। कौन सा होगा, आइसोथर्मल। जस्ट उसके बाद में दूसरा जो प्रोसेस होगा उसमें इस स्टैंड को इसके बीच में रखा जाएगा, स्टैंड को बीच में रखा जाएगा, तब ये आपका ताप को ऊपर नीचे नहीं जाने देगा, यानी रुदोषम प्रक्रम होगा। ठीक है।